सर, पहला सवाल हम इधर उधर ना करके सवाल मेरा ये रहेगा, चूंकि आप राजनीतिक में कैसे इंटरेस्ट ले लिया और जेबी केसेस कैसे चुने? देखिए, बार बार नाम ले रहे हैं जेबी केसेस, लेकिन जेबी केसेस की अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या हुई है? क्या रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? क्योंकि जेबी के एस एस समिति के नाम से अभी तक चल रहा है, पार्टी तो नहीं गठित हुई है। हमारे राज्य के एक और नेता है सुरेश सिंह बेसरा, वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जेबी केसेस पार्टी नहीं है। इस पर क्या बोलिएगा? बात सवाल ये है कि राजनीतिक वो भी कर रहे हैं, सत्ता पे भी वो भी बैठे हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल 4 साल होने को चला है और अभी तक 1932 को पूरी तरह से धरातल पर नहीं लेके आ पाए। क्या गारंटी है आप जब सरकार में आएंगे, सरकार जनता आपको सरकार में चुन के वहाँ पे भेजेगी, सरकार में बैठेंगे आप सरकार में, तो क्या गारंटी कि आप लोग 1932 लागू करवा देंगे? क्योंकि इससे पहले डोमिसाइल नीति बाबूलाल मरांडी जी भी नहीं करा पाए, हेमंत सोरेन जी भी नहीं हो पाए, उनसे भी कुछ नहीं हो पाए, तो आपकी क्या गारंटी है? बेहतर है लोकसभा तक अपना गूंजता है। चलिए। तो नहीं, एक बात तो इसमें जोड़ देना बेहद जरूरी है। इसलिए अगर यदि हम लोग इस बात को चाह रहे हैं कि गारंटी की आप बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का बेसिक प्लानिंग ही यही है। और हम लोग ये विश्वास दिलाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति जो हम लोगों पर विश्वास करके इसको करेगा कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और 1964 के आधार पर जो है नियोजन नीति है, वो हम लोगों का प्राइमरी एजेंडा है। और एक बार बोलते हैं कि जयराम अभी बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है, उनकी कहने का मतलब सही है या फिर गलत? देखिए, एक बात, जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजधनवार विधानसभा प्रखंड से आते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सफर सच में। आपके सभी देखने वाले लोगों को जोहार। सर, पहला सवाल हम इधर उधर ना करके सवाल मेरा ये रहेगा, चूंकि आप राजनीतिक में कैसे इंटरेस्ट ले लिया और जेबी केसेस कैसे चुने? देखिए, एक बात हम लोगों को जानना चाहिए कि आप अगर यदि एक वोटर भी हैं, वोट देने वाला भी हैं, आप एक नागरिक हैं, तो आप निश्चित रूप से चाह करके भी या ना चाह करके भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ये तो सवाल नहीं उठता है कि कोई व्यक्ति अगर यदि बोलता है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो इस बात का कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात है कि जेबी केसेस से जुड़ने का जो मुद्दा है वो ये है कि जब हम लोग जेबी केसेस से जुड़े थे तो ये एक आंदोलनकारी समूह था सिर्फ, और बाद में समय के साथ जो है वो जिस तरह की ज़रूरत पड़ी और ज़रूरत के हिसाब से ये एक राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों के बीच में आया। तो इसके चुनाव के पीछे इसका मुद्दा है, इसकी बातें हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारी झारखंड की माटी की बात करती है, और जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी माटी की बात करेगी तो वहाँ पे राजदेश रतन होंगे। राजदेश रतन जी क्या सोचते हैं अपने विधानसभा प्रखंड को लेके? चूँकि आप राजधनवार से आते हैं और वहाँ की चीज़ों को, जैसे विकास के मायने अगर यदि हम बात करें, तो आपके विधानसभा प्रखंड में क्या विकास आज से पिछले कई दिन, मतलब कई साल पहले, क्या विकास हुआ है क्या, और भी नेता के नेतृत्व में? देखिए, एक आप लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे, एक बात आती है कि कई लोगों को पूछा जाता है कि विकास हुआ है, तो लोग कहते हैं कि विकास कौन है, हम लोग नहीं पहचानते हैं। राजधनवार विधानसभा की भी जो हालत है वो कुछ इसी प्रकार की है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा समय लेकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि राजधनवार विधानसभा का जो मुद्दा है वो और जगहों से अलग है। राजनीतिक तौर पर राजधनवार विधानसभा जो है वो हमेशा बहुत ही झारखंड का एक शीर्ष जगहों में से एक रहा। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिए, लेकिन सारे लोग वोट और राजनीति के लिए ही इंटरेस्ट लिए हैं। अब जो नई सोच आई है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा जो राजधनवार का मुद्दा है हमारे हिसाब से वो पलायन है। राजधनवार एक कस्बा है और उसके इर्द गिर्द लगभग 200 से 250 गाँव हैं, और उस 200-250 गाँव में ऐसे लोग रहते हैं जिसके लगभग 40% नागरिक जो हैं वो कोलकाता हो गया या बेंगलोर हो गया या मुंबई हो गया या इस तरह के कई जगहों पर रह करके काम करते हैं। और वो सारे लोग जो हैं उनके अंदर एक दर्द है। वो दर्द ये है कि वो सिर्फ जो है वो त्योहारों में ही, चाहे वो मुस्लिम का त्यौहार हो या फिर हिंदू का त्यौहार हो, अपने समूह के त्यौहार में ही वो लोग घर पहुंच पाते हैं। बाकी समय में जो है उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, उनका परिवार किस परिस्थिति में रहता है, इन सारी चीज़ों का जो है वो उन लोग कभी भी वहाँ तक उसकी जानकारी उन लोगों तक नहीं हो पाती है। आजकल तो मोबाइल का दौर आ गया है तो लोग थोड़ा सा खैर मकदूम पूछ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक टीस है, एक दर्द है।
कई लोग तो ऐसे भी हुए जो यहाँ से पलायन किए और पलायन करने के बाद कई लोग घर तक भी लौट नहीं पाए। आप कोरोना का अगर यदि काल याद करें किस तरह का विपरीत स्थिति रहा होगा उन महिलाओं के साथ, उन परिवारों के साथ जिनके दूर दूर तक हजारों किलोमीटर दूर में उनके परिवार के सदस्य काम कर रहे थे और ये उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी कि वो लोग पहुँच पाएंगे या नहीं। तो मेरा पहला जो मुद्दा है राजधनवार के लिए वो है पलायन को रोकना, वहाँ पर जो है रोजगार का जो है वो किसी भी तरह से सृजन हो ताकि वहाँ के लोग रह सकें। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ पर क्या होता है कि राजधनवार विधानसभा होने के बाद हम लोगों का जिला जो है वो गिरिडीह है और गिरिडीह जिला में लगभग 100 जो है वो रोलिंग मिल्स काम करते हैं। 100 रोलिंग मिल्स की स्थिति ये है कि जितने भी लोग वहाँ पर काम करने वाले हैं वो सारे लोग जो हैं वो बाहरी हैं, जबकि सरकार की ये नीति है कि सरकार जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में अगर यदि आप कहिए कि कोई भी फैक्ट्री या प्लांट का निर्माण होता है तो वहाँ का 75% लोगों को जो है वो काम मिलना चाहिए। ये सरकार का नियम है। ये लोग प्रशासन से साठगांठ करके उसमें जो है वो कागजी तौर पर इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर लोगों को नौकरी मिल नहीं पाती है। तो दूसरा जो है वो इस मुद्दे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि गिरिडीह और विधानसभा राजधनवार की बात करेंगे तो बिना ढिबरा को अगर यदि आप बात कर रहे हैं तो वो बात अधूरा रह जाएगा। तो उस पर भी जो है वो मेरी नज़र है। इसके अलावे वहाँ पर खनन जो है वो अवैध तरीके से बेतहाशा किया जाता है, चाहे वो राजधनवार कर लीजिए बात या राजधनवार के इर्द गिर्द सटे हुआ जम्बुआ विधानसभा है। तो ये ऐसे इर्द गिर्द में सारे इस तरह के ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो है वो प्रशासन सरकार सारे लोगों की साठगांठ है और वहाँ के दबंग भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर आप देख पाएंगे कि आए दिन आप देख रहे होंगे कि चोरी की चावल की चोरी हो गई है जो कॉमन आदमी तक पहुँचना था। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे, मोर ओवर इन चीज़ों से ऊपर यदि आप उठेंगे तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का शिक्षा व्यवस्था जो है वो टेक्निक से चलने लगा, डिजिटलाइज हो गया, सब चीज़ डिजिटल है और इसके बावजूद भी है राजधनवार हमारा जो इस मामले में पिछड़ा है। तो अगर यदि जेबी केसेस के लिए कुछ अच्छा हो पाता है इस बार राज्य में तो निश्चित रूप से जो है एक बदलाव वहाँ पर आएगा जिसमें इन सारे चीज़ों पर जो है वो काम किया जाएगा। आप रोकना चाहेंगे थोड़ा सा, आप जेबी केसेस को बार बार बोल रहे हैं और आप ऐसे चीज़ों को रख रहे हैं कि मानो आप राजधनवार विधानसभा से चुनाव लड़ना आपका तय है। नहीं, ये तो हमने बार बार ये बात दोहराया है कि जेबी केसेस का ये अपना कोर कमेटी का निर्णय होगा कि राजधनवार के संदर्भ में वो किस कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। लेकिन एक जेबी केसेस के सिपाही होने के नाते मैं एकदम आपको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लड़े कोई भी जीते, अगर यदि जेबी केसेस वहाँ से चुनाव जीतती है तो हम लोगों का प्राइमरी मुद्दा ये होगा, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं तो उस विजन के हिसाब से हम देख पाते हैं, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है, हमारा जन्म वहाँ पर हुआ है, हमने अपना बचपन वहाँ पर बिताया है ज़्यादातर समय। तो बेसिक क्या क्या समस्याएं हैं इन चीज़ों के ऊपर हमारी बात थी। आप बार बार नाम ले रहे हैं जेबी केसेस, लेकिन जेबी केसेस की अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या हुई है, क्या रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? क्योंकि JBKSS समिति के नाम से अभी तक चल रहा है, पार्टी तो नहीं गठित हुई है। हमारे राज्य के एक और नेता है सुरेश सिंह बेसरा, वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि JBKSS पार्टी नहीं है। इस पर क्या बोलिएगा? हम तो इसमें उनसे सहमति जताएंगे, क्योंकि सच में JBKSS पार्टी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि JBKSS हम लोगों का एक समिति है, एक समूह है जिसके माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके बिहाफ में हम लोग एक राजनीतिक दल का निर्माण कर रहे हैं जिस पर नाम पर भी निर्णय चल रहा है और बहुत सारा ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोगों का बना हुआ है। हर पार्टी की तरह सारा प्रक्रिया जो है वो रास्ते में है। वो चुनाव से पहले जो अभी तो लोकसभा के बारे में श्योर नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा का जो हम लोगों का चुनाव आएगा उसके पहले हम लोगों की पार्टी रजिस्टर्ड होगी और वो JBKSS के नाम से तो नहीं होगी, ये तय है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि JBKSS पार्टी ये समूह ये लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सारे लोगों को, बेसुरा जी को भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये सच है कि ये JBKSS के नाम से ये ना कोई पार्टी है और इसके नाम से हम लोगों की पार्टी भी नहीं आएगी। उस पर काम चल रहा है और पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होगा अपने समय। सुरेश सिंह बेसरा से मुझे एक बात और ख्याल आया कि वो बार बार बोलते हैं कि जयराम अभी बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है। उनकी कहने का मतलब सही है या फिर गलत? देखिए, एक बात है, वो हम लोगों के गार्जियन के स्वरूप हैं और अगर यदि कोई बात वो बोलते हैं तो उसको हम लोग सुनते हैं।
इसमें कोई मतलब हम लोग उनको नकारते नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है कि अब जो है वो झारखंड भी बच्चा नहीं है और टाइगर जयराम महतो भी बच्चा नहीं है और हम लोग भी बच्चे नहीं हैं। हम लोग जिम्मेवार निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग ये भी चाहते हैं कि सत्ता का कमान जो है वो हम लोगों के पास आए, चूँकि हम लोग युवा हैं, नई सोच रखते हैं, नया आइडियोलॉजी है। झारखंड को लेकर के हम लोगों का भी अपना ड्रीम है, जिसको अब हम लोग ये चाहते हैं कि हर झारखंडी के लिए वो पूरा करके एक दिखाएं। सवाल और है, आप लोग बात करते हैं झारखंड के लिए, आप लोग बात करते हैं झारखंड के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग जो है लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा का अगर यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर झारखंड के मुद्दों को लेकर के कैसे आप लोग काम करेंगे? क्योंकि देखिए, जहाँ कट जाता है वहीं पे आप ऑपरेशन करेंगे ना। ऑपरेशन तो सर पे या फिर पेट पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड की चीज़ों को सुधारना है, झारखंड की चीज़ों को बेहतर करना है तो विधानसभा में बैठना चाहिए, फिर लोकसभा क्यों, लोभी क्यों? मेरा सवाल ये है। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न आपका जो है वो बहुत उचित है और आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानना भी ये जरूरी है कि हम लोकसभा में क्यों इंटरेस्टेड हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 1964 का नियोजन नीति होना चाहिए और 1932 के आधार पर लोगों का पहचान होना चाहिए। इसके लिए आपको बता दे रहे हैं कि हम लोगों के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि विधानसभा इसको पारित करे, उसके बाद माननीय राज्यपाल के पास जाएं, राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के पास भेजें, एक कानून बन करके आए और इसको लागू कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है वो ये है कि अगर यदि हम लोग केंद्र में रह करके, यानी कि अगर यदि हम लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं तो क्या होगा कि दूसरा रास्ता भी हम लोग ले सकते हैं। पहला ये रास्ता है कि हम लोग जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो है वो मतलब क्या कहते हैं 371 जिसको बोलते हैं, 371 में जो है वो पहले से हम बताया कि आपको 12 राज्य आता है, ठीक है, 12 जे तक चला गया है। तो हम लोग अगर यदि वहां रहेंगे, अपने राज्य की बात को उठाएंगे तो हम लोग 12 के भी कर सकते हैं। और इसी तरह से इन चीज़ों को, इन नियमों का पालन जो है वो, इन नियमों को हम लोग यहां पर लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए वहां पर कोई नहीं है। आपको एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्ष से बीजेपी की सरकार रही है और 40% जो है वो हम लोग रेवेन्यू यहां से जनरेट करके जो है अपने भेजते हैं केंद्र सरकार को। लेकिन 10 साल के इस ड्यूरेशन में कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है वो ये जहमत तक नहीं उठाई कि कैबिनेट में एक स्पेशल कोई रेजोल्यूशन ला करके झारखंड के बारे में बात किया जाए। तो अपनी बात को सुनाने के लिए हम लोग दूसरे पर कितना दिन तक भरोसा करेंगे? इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड के महापंचायत में जो है, जो आपका जो है रांची विधानसभा जो है हम लोगों का, वहां पर, और साथ में जो है देश के सबसे बड़े पंचायत में, संसद में जो है वो झारखंडियों का आवाज गूंजे और वो अपने अधिकार की मांग करें। हम लोग कोई देश का मांग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने राज्य में विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं और इस आवाज को वहां तक गूंजनी चाहिए। यहां से लोग जीत करके जाते हैं, 14 हम लोग जो है वो सांसद को भेज रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे सांसद नहीं इस बात को उठाते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है। आप देखेंगे, आप रिपोर्ट के हिसाब से जाएंगे तो झारखंड 2023 के माने दूसरे या तीसरे पायदान पर होगा गरीबी में। इतना आगे माने हम लोग बढ़े हुए हैं और हम लोगों के पास जो है वो खनिज पदार्थ अपार है, अकूट है, और इसके बावजूद भी स्थिति यह है कि हम लोगों की आवाज़ वहाँ पर नहीं उठती। इसलिए आपका ये जवाब होगा कि अगर यदि हम लोग संसद तक पहुँचते हैं तो यहाँ से अगर यदि हम लोग कानून बनाते हैं इस विधानसभा से और उसको वहाँ भेजा जाता है तो हम लोग अपना पुरजोर और बुलंद आवाज़ को उठाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं कि अगर यदि हम लोगों को 1965 के आधार पर नियोजन नीति तैयार करना है और 1932 के आधार पर अगर यदि अपना स्थानीय नीति हम लोगों को डिफाइन करना है तो न सिर्फ हम लोगों को विधानसभा पंचायत में बैठना पड़ेगा बल्कि संसद के पंचायत में भी हम लोगों की आवाज़ गूंजनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी बात को रख पाए। 1932 आप अभी नाम लिए, चलिए अब 1932 पर ही आते हैं, क्योंकि 1932 को लेकर के राजनीति कर रहे हैं आप लोग और आपके साथ साथ अभी जो मौजूदा सिस्टम में है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, वो भी राजनीति कर रहे हैं। बात सवाल ये है कि राजनीतिक वो भी कर रहे हैं, सत्ता पे भी वो भी बैठे हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल 4 साल होने को चला है और अभी तक 1932 को पूरी तरह से धरातल पर नहीं लेके आ पाए। क्या गारंटी है आप जब सरकार में आएंगे, सरकार, जनता आपको सरकार में चुन के वहाँ पे भेजेगी, सरकार में बैठेंगे आप सरकार में, तो क्या गारंटी कि आप लोग 1932 लागू करवा देंगे? क्योंकि इससे पहले डोमिसाइल नीति बाबूलाल मरांडी जी भी नहीं करा पाए, हेमंत सोरेन जी भी नहीं हो पाए, उनसे भी कुछ नहीं हो पाए, तो आपकी क्या गारंटी है?
बेहतर है। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका एजेंडा में 1932 है और उसको लेकर के वो राजनीति की। देखिए, हम लोग सत्ता के लिए नहीं, हम लोग संघर्ष के लिए हैं। हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, हम लोगों ने ये बात कही कि आप 1932 के आधार पर हमारा स्थानीय नीति बनाइए और 1965 के आधार पर जो है वो हमारा नियोजन नीति बनाइए। बाबूलाल मरांडी जब थे तो उन्होंने डोमिसाइल नीति वो लेकर के आए, लेकिन उस समय जो है वो सरकार मजबूत स्थिति में नहीं थी। ठीक है, सरकार गिर भी गई और इसका फिर यहाँ पे हम बाहरी भीतरी में आएंगे। इसका कारण था कि ज़्यादातर जो विधानसभा में बैठे हुए लोग थे वो बाहरी प्रभाव से चल रहे थे। दूसरी बात है कि साउथ अगर यदि इंडिया को आप देखिएगा तो वहाँ पर MP MLA का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय होता है और उसके बाद वो लोग निर्णय लेते हैं कि हमारे MP हो गए हैं, अब हम लोग किस पार्टी को जो है वो अपना समर्थन देने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि उन लोगों की आवाज़ जो है वो विधानसभा के साथ साथ जो है वो लोकसभा तक अपना गूंजता है। तो नहीं, एक बात तो इसमें जोड़ देना बेहद जरूरी है। इसलिए अगर यदि हम लोग इस बात को चाह रहे हैं कि गारंटी की आप बात कर रहे हैं तो हम लोगों का बेसिक प्लानिंग ही यही है और हम लोग ये विश्वास दिलाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति जो हम लोगों पर विश्वास करके इसको करेगा कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और 1964 के आधार पर जो है नियोजन नीति है वो हम लोगों का प्राइमरी एजेंडा है और उसको हम लोग करके रहेंगे। बाकी आपका तय करना है क्योंकि आप सर्वोपरि हैं, आप जनता है, आप भगवान है, आप जनार्दन है। झारखंड की तमाम जो बागडोर है वो आपके हाथों में है। आप जिसे चाहेंगे बैठा सकते हैं, आप जिसे चाहेंगे उतार सकते हैं। आपकी क्या राय है 2024 को लेकर के, JB केसेस को लेकर के, राजदेश रतन का इस सुंदर सा बात को लेकर के? अपनी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार।